हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटे से कंसेप्ट से, राइट। तो हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं अभी तक, राइट। तो उसी से मिलता जुलता कुछ है ये। तो इसमें होगा क्या ना कि कुछ सीधी सीधे से स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग पड़ी हुई है अलाइक और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हेडिंग से ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ चार करके, इनको समझते हैं, ठीक है। इससे समझेंगे, फिर इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला, सही है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमें आर तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम एन ऑब्जेक्ट में से आर चुन सकते हैं। उसने बोला कि तुम्हें सेलेक्ट करने हैं एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन। तो मैंने बोला यार सिर्फ आर थोड़ा करने थे, तुम चाहो मतलब क्या कर सकते हो, तुम एन में से आर कर सकते हो, या के लिए क्या लगाया मैंने यहाँ पे प्लस एन सी आर प्लस वन। बोलो मतलब कि एन में से आर प्लस वन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हर जगह या लगा हुआ है, राइट, कि या तो आर सेलेक्ट कर लो, या फिर आर प्लस वन कर लो, या आर प्लस टू कर लो, या आर प्लस थ्री कर लो। ऐसे करते करते एन तक कर सकते हो तुम, है ना। उसी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये कहाँ तक जाएगा, एन सी आर प्लस टू, सही है। प्लस ऐसे करते करते एन सी एन तक जाएगा ये। बोलो कि भाई हमने एन में से एन के एन चुन लिया। कंडीशन सिर्फ इतनी सी कि एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट करने थे। तो मैंने क्या करा, आर से लेकर के एन तक के कर सकता हूँ मैं, है ना। आर कर लूँ, या आर प्लस वन कर लूँ, या आर प्लस टू कर लूँ, ऐसे करते करते एन तक। तो आई होप से ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो उस ऊपर और मतलब ऊपर और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा है एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे आ रहा है वहाँ मान लिख देंगे, सिंपल। और क्या, या फिर ऐसा समझो कि एन में से एक ऑब्जेक्ट ले लो तुम, है ना। इतना तो चाहिए ही चाहिए। या एन में से दो ले लो, है ना, या एन में से तीन ले लो, है ना। एन में से तीन ले लो, राइट। और इस तरीके से करते करते कहाँ तक जा सकता है ये, एन सी एन तक जा सकता है। सही बात है ना एकदम। अब अभी तो तुमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ नहीं रखी है। जब तुम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम। तो इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, तो वो हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर उसमें तुम एक सीरीज पढ़ोगे, एन सी जीरो प्लस एन सी वन, है ना। ऐसे करते करते एन सी टू, एन सी थ्री, ऐसे करते करते एन सी एन तक जब तुम सम करते हो ना, तो इसका आंसर आता है टू की पावर एन। अब एन सी जीरो क्या होता है, एन सी जीरो कितना होगा, क्या लगता है तुम्हें, वन। एन सी जीरो होता है वन, सही है। एन सी जीरो वन होता है, ठीक है। तो अब ये वन इधर चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है एन सी वन से। तो एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, पर यहाँ पे क्या है, एन सी जीरो तो हमें चाहिए ही नहीं था। तो एन सी जीरो क्या होता है, वन है। तो मैं वन को इधर ले गया, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, टू की पावर एन और एक माइनस वन। ये माइनस वन क्या है, ये एक्चुअल में एन सी जीरो है, जो कि उधर चला गया, ठीक है ना, राइट साइड में चला गया, है ना। आपसे समझ में आ गया होगा। अब अगर तुम्हें ऐसे समझना नहीं है इसको, तो मैं एक और इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकता हूँ इस चीज़ को, सेम चीज़ को। ऐसे मान लो कि तुम एक्चुअल में कर क्या रहे हो। मतलब तुम्हारे पास ऐसे मान लो एन खिलाड़ियाँ हैं, तुम्हारे पास, तुम क्रिकेट की टीम बना रहे हो, तुम्हारे पास एन खिलाड़ी हैं, सही है। तो हर ऐसे खिलाड़ी रखूँगा लाइन से, एन खिलाड़ी, राइट। सबके सब डिफरेंट है ऑब्वियसली, सही है। तो तुम्हारे पास तुम इनको या तो क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, या फिर इनको रिजेक्ट कर सकते हो। बोलो सही बात है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक डिब्बे के लिए, हर एक खिलाड़ी के लिए दो ऑप्शन है, या तो ये सिलेक्ट हो जाएगा या ये नहीं होगा। सही बात है एकदम, है ना। तो दो ऑप्शन हैं इसके लिए दो ऑप्शन हैं, सही है। दो ऑप्शन कौन से, कि या तो ये सिलेक्ट होगा या तो ये रिजेक्ट होगा। कंडीशन क्या है कि यार एक तो कम से कम सेलेक्ट होना ही चाहिए, ये बोला है उसने मुझसे। वो सब तो बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट तो ये है ना कि अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कंडीशन है कि भाई या तो तू सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर ऐसे एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो हर एक के लिए कितने ऑप्शन हैं, दो दो दो। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, ये सिंपल अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद करो। क्या करते थे, दो इंटू दो इंटू दो, ऐसे कितने करता, एन ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, टोटल कितना हो गया, दो की पावर एन हो गया ये। पर तुम इसमें एक चीज़ समझो, अगर पहले वाले बंदे को भी रिजेक्ट कर दिया तुमने, दूसरे वाले को भी रिजेक्ट कर दिया, तीसरे वाले को भी रिजेक्ट कर दिया, है ना, ऐसे करते करते तुमने सबको ही रिजेक्ट कर दिया, तो एक भी बंदा नहीं आया अपने पास, है ना। कोई सिलेक्शन हुआ ही नहीं फिर तो। पर हमारी कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। तो अगर मैं इस वाले केस को हटा दूं जिसमें सारे के सारे बंदे सेलेक्ट हो, जिसमें सारे के सारे रिजेक्ट हो गए, तो उस एक केस को हटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस वन, सही है। तो यह आ गया टू की पावर एन माइनस वन। और ये मैं कैसे लेकर आया था, ये मैंने क्या किया था, मैंने एन में से एक चुन लिया, या एन में से दो चुन लिए, या एन में से तीन चुन लिए, ऐसे करते करते मैं लेकर आया था। तो दोनों ही सेम चीज़ बोल रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो तुम देख सकते हो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती तो। और डेफिनेटली तुम्हें नहीं आती होगी जो 11 से फॉलो कर रहा है ढंग से, है ना। मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, मतलब मैंने पहले पेन से शुरू किया है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हम पढ़ लेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको, सही है। तो बाद में एक्चुअली में बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, वो एक्चुअली में पीएनसी का ही स्टडी को और एडवांस लेवल ले जाने की
एक तरीके से स्टडी है, क्योंकि जैसे मानो इस टाइप की चीज़ें हैं, ऐसी बाइनोमियल थ्योरम जब तुम पढ़ोगे तो उसमें भी इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सोच के देखो, ये एक तुम्हें LHS दिख रहा है इतना भयानक सा, है ना, कि NC1 NC2 ऐसा लग रहा है जैसे क्या चीज़ है ये, और RHS में लिखा हुआ है 2n-1, राइट। तो ज़मीन आसमान का फर्क नहीं है दोनों में, मतलब क्या, मतलब LHS क्या अलग ही चीज़ लग रही है और RHS एक मतलब ऐसा लग रहा है पहचाना सा कुछ लग रहा है देखने में, राइट। तो बाइनोमियल थ्योरम ये काम करता है हमारे लिए, तो डेफिनेटली उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो कि मेनली PNC और प्रोबेबिलिटी की स्टडी को सिंपल बनाने के लिए वो किया गया है। तो वो ब्रिजिंग टूल है एक तरीके से। चलो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? इन्होंने ये बोला कि यार n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे सिलेक्शन करना है कितने का, या तो तुम कुछ भी सिलेक्ट मत करो, नन। नन का अंदर क्या होता है, ये एक तरीका होता है देने का, क्वेश्चंस में देंगे तुम्हें ये, नन और एटलीस्ट वन, यानी कि या तो एक ना एक तो सेलेक्ट होना ही चाहिए, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तो ये कि कोई कंडीशन ही नहीं है, एक तरीके से ये मतलब हो गया इसका। तो हम क्या बोलेंगे कि n में से कोई भी मत चुनो, NC 0 है ना, n में से मैंने 0 चुने, कोई चुने नहीं मैंने एक्चुअल में, प्लस तुमने n में से 1 चुना, प्लस तुमने n में से 2 चुने, है ना, प्लस n में से तुमने 3 चुने। प्लस के बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, या मतलब है ना कि या तो तुमने कोई नहीं चुना, या तो तुमने 1 चुना, या 2 चुने, या 3 चुने, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये जाएगा NC n तक। अब अगर तुम्हें मेरा ऊपर वाला याद हो जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि वो 2 × 2 × 2 × 2 क्या था, 2n, अगर अब सारे के सारे रिजेक्ट भी हो गए ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अगर सबके सब रिजेक्ट हो गए तो तुमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अगर नन भी आंसर है, तुमने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, तो वो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा फिर, सही। और बाकी बाइनोमियल थ्योरम से तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2n होगा इसका आंसर। कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद में समझ लेंगे, पर अभी के लिए तुम बस क्वेश्चन को समझो कि क्या चीज़ है ये, सही ना, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और एटलीस्ट वन। ये चीज़ तुम्हें याद रखना, नन और एटलीस्ट वन का क्या मतलब होता है कि या तो एक या फिर कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि एक तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, n भी हो सकते हैं, है ना, एक होना चाहिए उसमें पक्का, सही। और दोनों अगर यहाँ पे उसने और लगा दिया तो एटलीस्ट वन भी अलाउड है और नन भी अलाउड है, सही है। तो चलो सही है, ये तो बात हो गई हमारी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब तब क्या होगा जब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। मानो उसने ये बोल दिया कि तुम्हें r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है जिसमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे मान ले तुम्हारे सामने चॉक्स रखी हुई, चॉक्स होती है ना, तुम स्कूल में देखा होगा चौक होती है, तो ऐसे तुम्हारे सामने 10 चौकें रखी हुई हैं, उसमें से तुम्हें कोई 4 सेलेक्ट करनी है, तुम्हें कोई 4 हाँ, मतलब तुम्हें एटलीस्ट 4 सेलेक्ट करनी है, ये लिखा हुआ है कि तुम्हें एटलीस्ट 4 सेलेक्ट करनी है। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर 10 की 10 मतलब 10 जो चॉक्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, तो तुम 4 कितने तरीके से चुन सकते हो, एक तरीके से, बोलो भाई, एक तरीके से चुनोगे और किसे चुनोगे, मतलब 4, वैसे तो आंसर क्या होता कि 10 में से भाई साहब 4 चुन रहे हैं तो 10C4। अब 10C4 में मानो तुमने अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं A B C D, ये 4 ऑब्जेक्ट होते तुम्हारे, सही है, राइट। पर दूसरे क्या हो सकते थे, मानो ऐसा हो रहा था कि A B C और E, है ना, ऐसा कुछ हो सकता था। पर ये तो तब होता ना जब 10 के 10 डिफरेंट होते। यहाँ क्या हो रहा है कि 10 की 10 तुम्हारी जो चॉक्स हैं वो सेम टू सेम है, राइट। तो ऐसे लिखा हुआ है कि वाइट, है ना, वाइट 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 वाइट, इसमें क्या मैं क्या करूँगा, है ना। और मानो तुम्हारा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि तुमने वो मतलब अगर 10 नंबर ऐसे लिखी हुई है, 10 चॉक्स जो हैं वो ऐसे रखी हुई हैं, राइट। तो तुमने ये वाली उठाई, ये वाली उठाई, ये वाली उठाई, और फिर तुमने सीधे ये वाली उठा ली, और फिर मान लो ये वाली उठा ली, सही है। तो कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है तो ये मतलब लिखोगे तो इसको तुम अभी भी ऐसी ना, वाइट 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 इस टाइप से करके। कहने का मतलब ये कि सिर्फ एक इसका आंसर होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है 4 चॉक्स उठाने का। पर यहाँ तो उसने ये लिखा है एटलीस्ट R ऑब्जेक्ट्स, यानी कि R उठाने के लिए एक है। पर अगर मैं R+1 उठाऊँ तो वो भी एक तरीके से हो सकता है, R+2 उठाऊँ तो वो कितने तरीके से हो सकता है, एक तरीके से हो सकता है ना। ऐसे करते करते जब तुम n में से n की n उठा लो वो भी एक तरीके से हो सकता है, सही है। तो अब ये कितने वन लिखे हुए हैं, राइट, ये कितने वन लिखे हुए हैं, सोच के देखना। शुरुआत कहाँ से करी थी तुमने, शुरुआत कहाँ से करी, R से, है ना, कि अगर मैंने R ऑब्जेक्ट उठाए फिर क्या है ये R+1, सही है। इसके ऊपर क्या है R+2, राइट। और ऐसे करते करते तुम गए कहाँ तक हो, n तक। तो अगर इस पूरे को मैं वो कर दूँ 1+2 ऐसे करते करते, इससे पहले क्या होगा, इससे ठीक पहले क्या होगा, R से ठीक पहले, बोलो, इससे ठीक पहले होगा R-1, है ना, R-1 होगा। पर वो सब हमने इंक्लूड ही नहीं कर रखा है। एक तरीके से तुमने 1 से लेकर के जो R-1, ये मैंने प्लस का साइन को लगा दिया फालतू में इसमें, है ना, ये तो हम काउंटिंग कर रहे हैं कि एक चौक उठाई, सिर्फ 2 उठाई, या फिर तुमने R सेलेक्ट करी, R+1 सेलेक्ट करी, राइट। तो अगर तुम R-1 देख रहे हो तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये n-R-1 लिखा हुआ है, देखो, बोलो सही है भाई। अगर n है तो n तो पूरा ये होगा, पूरा n है ये, सही है। n में से तुमने 1 से लेकर के R-1 तक सारी चीज़ें हटा दी,
है ना, इतने 1 लिखूंगा भाई। 1 क्या है, ये 1 का आंसर 1 ही आ रहा है ना, 2 का आंसर भी 1 ही है ना, यहाँ पे 3 लिखा होगा तो वो भी 1 ही है, क्योंकि 3 चौक उठाने का भी एक ही तरीका है, राइट। 4 चौक उठाने का भी एक ही तरीका है, R-1 चौक उठाने का भी एक ही तरीका है। तो ये इसका आंसर ये कितना है, ये आ रहा है R-1, और ये टोटल इसका आंसर कितना आएगा, n आएगा। तो n माइनस R-1 ये इसका आंसर है, यानी कि n माइनस R+1। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास की चीज़ें ये, राइट। मतलब तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक तरीके से उठा सकते हैं चॉक्स को, राइट। तो बस यही इसका सिंपल सा फंडा था इस वाले क्वेश्चन का। अब ये सब तो चलो सही है, ये सब तो मैंने करा दिया तुमको, ये कोई क्वेश्चन वेश्चन कुछ नहीं था, यानी कि सिंपल एक डिस्कशन था तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए थोड़ा सा। जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा अलग ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो हम अभी करते हैं इसके ऊपर। पहले समरी सुनो। जब भी तुम सिलेक्शन करते हो तो तुम्हारे पास 2 केस बन सकते हैं, है ना, कि या तो जो तुम n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, है ना, उसमें से सारे अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर सारे के सारे डिफरेंट हैं, सही है। और अगर 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 अलाइक ऑब्जेक्ट हैं और किसी ने तुमसे ये बोल दिया यार एटलीस्ट वन, तो अब अगर तुम्हें ऊपर वाला ये वाला अगर तुमने देखा ये वाला केस, तो इसमें क्या हो रहा था, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स थे, और उसमें से उसने बोला था कि एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, राइट। इसमें उसने क्या बोल दिया कि एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, है ना, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक चौक उठाने का कितना तरीका, एक तरीका, 2 चौक उठाने के कितने तरीके, एक तरीका, 3 चौक उठाने के कितने तरीके, एक तरीके, ऐसे करते करते n तक अगर तुम जाओगे, अगर तुम n तक जाओगे तो n के लिए भी कितने आएंगे, एक ही तरीका आएगा। तो इन सबको जोड़ दोगे, 1 + 1 + 1 कितना, n 1 है ऐसे, तो इसका आंसर कितना आ गया, n आ गया। तो ये लिखा हुआ है n, है ना, कि n टोटल तरीकों से तुम n ऑब्जेक्ट्स एंड अलाइक सेम टू सेम ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो, अगर एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन है। अगर उसने तुम्हें साथ में ये भी दे दिया कि नन भी चलेगा, तो हम 1 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है ना, n + 1 कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई नन का एक्चुअली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है समझना। जब मैं बोलता हूँ कि n में से कुछ भी नहीं चुना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, NC0 क्या होता है, NC0 तो 1 होता है, यानी कि कुछ ना करना भी 1 है, मतलब कुछ सेलेक्ट ना भी करना वो भी एक तरीका है, वो एक तरीका माना जाएगा, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे 1 ऐड करा है। हम लोग ये करते हुए आ रहे हैं, बट हम रियलाइज नहीं कर पाते उस चीज़ को। NC0 क्या होता है, 1 होता है, राइट। चलो बढ़िया, ओके। सो अब इधर आ जाते हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, कि एटलीस्ट 1 और नन इसमें भी आएगा, सही। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था ये वाला, तो खैर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जब एटलीस्ट 1 होता है तो क्या आंसर आया था, 2 की पावर n - 1 आया था, सही है। और फिर नन जो है उसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर n। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि नन में हमारे पास +1 कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, +1 ही तो हो गया, तो -1 हट गया, और इस वाले केस में भी क्या हुआ था, +1 हो गया था, बस सिंपल, राइट। चलो तो तुम कहोगे यार ये चल क्या रहा है, मतलब सही है, समझ में आ गया, पर ये हो क्या रहा है, क्या करना क्या चाह रहे हो तुम, तो उसको हम इस क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नहीं, मतलब ये भी एक वही है, एक लाइन थॉट सॉर्ट ऑफ है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 और नन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n1 ऑफ 1 काइंड, n2 ऑफ सेकंड काइंड, n3 ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब शायद अभी तक का जितना भी तुम देख रहे होगे सब कुछ बहुत जनरलाइज चल रहा है ना, तुम ऐसा लग रहा हो यार क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ऐसे वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे कि तुम्हारे पास मानो 3 एप्पल्स हैं, सही है, 4 बनाना है, 3 वाटरमेलन है, सही है, 3 सेब, 4 केले और 3 तरबूज, ठीक है। इनमें से तुम्हारे को कंडीशन तुम्हारी मम्मी ने ये बोली है भाई एक तो लेकर ही आनी है तुम्हें किसी भी हालत में, सही है ना। जब तुम्हें उन्होंने सब्जी मंडी, क्या कहते हैं इसको, फल मंडी में भेजा जो भी है, और वहाँ पे बोल दिया भाई साहब एक तो तुम्हें लानी ही लानी है, सही ना, एक फ्रूट ले आना कोई भी मिनिमम, ठीक है, बाकी तुम्हारा मन है, तुम सबके सब उठा लाओ या तुम कुछ भी लाओ। अभी तो तुम्हारे लिए एप्पल्स हैं, तुम्हें क्या दिखता है भाई कि लाल लाल कलर का कुछ होता है, सही है। तो वो तुम्हारे लिए तीनों एप्पल्स क्या है, अलाइक हैं, तीनों एप्पल्स सेम है। बनाना में तुम क्या कहोगे कि चारों के चारों बनाना तुम्हारे लिए सेम है, वो तुम ये नहीं बोलोगे छोटा बड़ा, वो तुम हम मान लेंगे कि अलाइक हैं, सेम है, सही है, मतलब सेम काइंड के हैं, ऐसे मान सकते हैं। 3 वाटरमेलन वो भी हमारे लिए सेम चीज़ है, इन तीनों में सिलेक्शन हो रहा है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, सही है। तो अब मैं इसका जनरल केस ले लेता हूँ कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 और नन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n1 ऑफ 1 काइंड। इसमें क्या बोला इसने, n1 ऑफ 1 काइंड, तो मैं इसको ऐसे समझ सकते हो कि n1 एप्पल्स लिखूंगा यहाँ पर, फिर क्या n2 ऑफ सेकंड काइंड, जैसे मानो n2 बनानास लिखूंगा, फिर क्या बोला n3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। n3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि मानो तुम्हारे सामने लिख दिया 4 केले हैं भाई साहब, 4 अपने वो 5 मानो अपने पास सेब हैं, और ये कुछ 3 अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, मान लो एक पेन रखा हुआ है सही है, मतलब समझ गया ना तुम, 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये ऐसा नहीं कि कोई ग्रुपिंग नहीं कर सकते कि 4 एप्पल 3 सेब की तरह, यहाँ मतलब 4 एप्पल 3 केलों की तरह, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि ये कुछ है, कि ऐसा नहीं कि 4 मतलब क्या कहते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, चलो 4 तरबूज हैं, ऐसा नहीं कहेंगे इसमें, सही ना। n3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ अलग है, मतलब कुछ डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब एक मानो एक तरबूज रखा हुआ है ना, एक लीची रखी हुई है, सही, इस टाइप से रखा हुआ है, समझ गए। अभी समझ जाओगे, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं, सही है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला इवेंट क्या है, सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहला वर्क क्या कर रहे हो तुम। सबसे पहला काम हमारा है कि हम सेलेक्शन करेंगे n1 ऑफ 1 काइंड का।
अब क्योंकि अलाइक है और n1 चीज़ें हैं इसमें, और हमसे क्या बोला गया, एटलीस्ट वन और नन, तो नन वाली कंडीशन एक्टिव हो गई, नन वाली कंडीशन एक्टिव हो गई, और वो भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स के अंदर, है ना। अभी अभी हमारा n1 चल रहा है, n1 हमारा क्या बोला है, n1 ऑफ सेम काइंड, मतलब कि n1 एप्पल्स है मेरे पास मान लो, तो उसका आंसर कितना आएगा, n+1, राइट। तो पहले वाले का क्या आ रहा है, n+1, n1 हमारा है वेरिएबल यहाँ पर, तो n1+1, फिर है ना, फिर क्यों करा मैंने, अब इसको भी तो, इसमें से भी तो कुछ लेना है, सही है। ये क्या है, n2 ऑफ सेकंड काइंड, n2 ऑफ सेकंड काइंड, इसका क्या मतलब है, n2 ऑफ सेकंड काइंड, यानी कि मान लो n2 केले होंगे, राइट, तो इसमें भी तो ये होगा n2+1, समझ में आ रहा है। ये n2+1 क्या मतलब है इसका, n1+1 का क्या मतलब है, n1+1 मतलब ये है कि मैं एप्पल लूंगा या नहीं लूंगा, सीधी बात है भाई। देखो अभी मैंने क्या बोला एटलीस्ट वन, और नन का मतलब क्या है कि या तो तू लेगा या नहीं लेगा। अगर तुमने एक भी ले लिया तो वो एटलीस्ट वन में काउंट हो जाएगा, अगर तुमने नहीं लिया तो वो नन में काउंट हो जाएगा। तो तुम या तो एप्पल लोगे या तो नहीं लोगे, तो ये तुम्हारा पहले वाले के लिए आ गया। फिर n2 ऑफ सेकंड काइंड, यानी कि या तो मैं ये लूंगा या नहीं लूंगा। फिर अब क्या है, अब देखो भाई सब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, n3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब मैं इधर आ गया इस वाले केस में, है ना, क्योंकि अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें भी मेरा जो केस चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, नन वाला, क्योंकि उसने मुझे नन वाला केस अलाउ कर रखा है। तो क्या दिखा रहा है भाई सब, ये 2 की पावर n, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 की पावर n। बोलो कुछ पल्ले बड़ा हल्का फुल्का कुछ, मतलब मुझे पता अभी फील तो नहीं आई होगी कि करना क्या चाह रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत शायद समझ में आ गया होगा, राइट। हाँ मतलब यहाँ पे तुम वो कर लो, n3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही, अब इसी का मैं तुम्हें दूसरा केस दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन। अब मैंने यहाँ पे नन वाला केस नहीं लिया, मतलब एक तो करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है एक तो, सही है। तो अगर तुम्हें एक करना बिल्कुल तय है कि करना ही करना है, तो उसका क्या होगा, और सेम केस दे रखा है फिर से, वही n1 एप्पल्स हैं अपने पास, n2 मान लो केले हैं, और n3 कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब क्या करोगे, अब तुम्हारे पास सिर्फ एटलीस्ट वन वाला केस है, यानी कि n1 का। अब जब मैंने n1 लिखा ना, तो एकदम से समझ में नहीं आता क्या मतलब है इसका, पर तुम इसकी हिंदी समझो हमेशा। n1 का क्या मतलब है, कर लिया भाई, एक सेलेक्ट तो कर ही लिया, एक तो ले ही लेंगे, ठीक है, मतलब लिख लो यहाँ पे हिंदी में जहाँ से भी, एक तो मैं लिख दे रहा हूँ, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा, सही है। हाँ तो n1 क्या है कि n1 एप्पल्स में से एक तो लेना ही लेना है, सही है। फिर सिमिलरली n2 जो केले हैं उनसे n2 मतलब एक तो लेना ही लेना है ना, एटलीस्ट वन। फिर क्या है इसके बाद क्या है कि हमारे पास n3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें एटलीस्ट वन वाला केस है। तो n3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ये वाला केस, राइट, कि 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर n3-1, है ना। नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है। चलो रुक जाओ, ऐसा करते हैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर तुम्हें अपने आप ही हिंदी समझ में आने लगेगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्लियर से क्या बकबक कर रहा हूँ, सही है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे पता था ये थोड़ा ऊपर से निकलता है लोगों के पहली बार में एटलीस्ट। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ 3 एप्पल्स 4 बनानास एंड 3 वाटरमेलन। ये तो समझ में आ रहा है फिजिकली कि तुम भाई साहब एक फल मंडी में गए हो, वहाँ पे 3 तुम्हारे सामने एप्पल रखे हुए हैं, 4 भाई साहब बनाने रखे हुए हैं, 3 तुम्हारे सामने वाटरमेलन रखे हुए हैं, और तुम्हें इनमें से एक तो लेना ही है, सही है। एक तो फ्रूट मैं लेकर ही जाऊँगा आज, ये वाला है। एक ले सकते हो तुम, 2 भी ले सकते हो, तुम 3 भी ले सकते हो, पर वो सब मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएनसी हमारा काम पहले आसान कर देता है, सीधी बात है। पहले मैं पहुंचा भाई साहब एप्पल के पास, एप्पल का मेरा सिंपल फंडा था, या तो मैं तुझे लूंगा या नहीं लूंगा, 3+1, सही है। फिर बनाना के पास गया, उसमें भी मैंने ये करा, या तो मैं तुझे लूंगा या नहीं लूंगा, 4+1, सही है। फिर मैं वाटरमेलन के पास गया, इसमें भी यही था, तो मैंने बोला या तो मैं तुझे लूंगा या नहीं लूंगा, सही है। इससे पहले कि मैं घर पे जाता मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, भाई बात सुन, इसने मतलब जो हमारे ऊपर कमांड ये थी, हमारे ऊपर ऑर्डर क्या था कि एटलीस्ट वन, एक तो लेकर ही आना। तुमने इसको भी एप्पल से भी यही बोल दिया कि तुझे लूंगा या नहीं लूंगा, तुमने इससे भी ये बोल दिया तुझे लूंगा नहीं लूंगा, तुझे इससे भी बोल दिया मैं लूंगा नहीं लूंगा, यानी कि तुमने अगर तीनों में नहीं लिया तो तुम कुछ घर लेकर ही नहीं जा रहे हो, राइट। तो तुम्हें उस वाले केस को हटाना पड़ेगा, एक केस को जिसमें तीनों में तुमने कुछ नहीं लिया, तीनों को रिजेक्ट कर दिया तुमने, राइट। तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे -1, सही। अब शायद धीरे धीरे बात डाउनलोड हो रही है तुम्हारे दिमाग में। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 चॉकलेट आउट ऑफ 4 डेयरी मिल्क, है ना, 5 किटकैट है अपने पास, 2 सिल्क है, सीधी बात है, सही, क्योंकि सिल्क होती है महंगी, इसलिए वो दुकानदार सिर्फ 2 रखता है अपने पास, 5 किटकैट है उसके पास और 4 डेयरी मिल्क है ना। और तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि तुम्हें एक चॉकलेट तो लेनी ही लेनी है, तो बस सिंपल डेयरी मिल्क के पास गए, उससे भी ये बोल दिया भाई तुझे लेंगे या नहीं लेंगे, सीधे, सही है। फिर किटकैट से भी ये बोला कि तुझे लूंगा या नहीं लूंगा, है ना, मेरा मन है, हो सकता है मैं तेरे कुछ भी ना लूँ, या हो सकता है मैं एक किटकैट ले लूँ, या हो सकता है मैं 2 ले लूँ या 3 ले लूँ, या हो सकता है मैं 5 की 5 उठा लूँ, सही है। फिर 2+1 इसमें भी यही है कि या तो मैं एक भी ना लूँ सिल्क, या हो सकता है एक ले लूँ या दोनों ले लूँ, राइट। इसमें भी क्या करूँगा, -1 मैंने क्यों करा, ये -1 किस चीज़ का -1 किया मैंने, ये उसका जिसमें मैंने तीनों को रिजेक्ट कर दिया कि मैं कुछ घर लेकर आ ही नहीं रहा था, पर मेरे को याद आया बेटा एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है, कुछ तो लाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा होता है एटलीस्ट वन और नन, अगर ये भी लिखा होता है यहाँ पर, तो फिर हम ये -1 नहीं लगाते यहाँ पर, सही ना, तो हम यहाँ पे -1 नहीं लगाते, ठीक है, तो नहीं लगाते -1,
आ जाइए थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे क्या पूछा है भाई? तो थर्ड में बोला सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन डेयरी मिल्क आउट ऑफ, वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि 4 डेयरी मिल्क है, 5 किटकैट हैं, 2 सिल्क हैं, पर इस बार ये बोला कि यार एक डेयरी मिल्क मुझे पक्का चाहिए। इसका मतलब समझे, इस बार उसने इस पर्टिकुलर बंदे के लिए फिर मतलब एकदम श्योर बात बोली है कि डेयरी मिल्क मेरे को एक तो चाहिए, तेरा मानो तो 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, पर एक तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या मैं इसको ऑप्शन दूंगा? अब क्या मैं इससे ये कह सकता हूँ तुझे लूंगा या नहीं लूंगा? अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं से बोलूंगा 4। बोलो 4+1 नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर, सही ना? 4+1 नहीं बोलूंगा अब मैं सिर्फ 4 बोलूंगा। 4 क्यों बोलूंगा मैं? क्योंकि अब मैं इसको वाला ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं तुझे नहीं लूंगा। ये +1 जो हुआ था ये उसी का ही था कि मैं नहीं लूंगा, राइट? पर क्या किटकैट की कोई बात हुई है? नहीं। तो ये अभी भी वही है, तेरा मेरा मन मैं लूंगा या नहीं लूंगा, सही है। और सिल्क के लिए भी यही बात हुई है, कोई बात ही नहीं है ना? तो 2+1। अच्छा क्या मैं यहाँ पर -1 करूँगा क्या? ये -1 यहाँ करूँगा क्या? नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत ही नहीं करने की। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि हमारी एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि तुम एक डेयरी मिल्क तो पक्का ला रहे हो ना घर पे, एक डेयरी मिल्क तो हम पक्का ला ही रहे हैं, तो यहाँ -1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? अगर तुमने रिजेक्ट कर भी दिया तो इसको तो मैंने रिजेक्ट का बटन ही नहीं दिया यहाँ पर, है ना? बटन ही नहीं है, मतलब तुम कर ही नहीं सकते रिजेक्ट इसको। तुमने मैक्स टू मैक्स इसको रिजेक्ट कर दोगे, इसको कर दोगे, तो डेयरी मिल्क तो अपने पास है ही ना, सही है। तो एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन हमारी मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है थर्ड वाले क्वेश्चन में। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके सो फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में क्या है? सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ए आउट ऑफ 5। यहाँ पे अच्छा तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 एप्पल आउट ऑफ 5 एप्पल्स, 9 बनानास, 3 ऑरेंजेस, ठीक है। मतलब मैंने इसको छोटे में लिख दिया, मैं आला सारा था, सही। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 एप्पल, एक एप्पल चाहिए मेरे को, सही है ना? एक एप्पल तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो फिर वही हो गया, अब मैं एप्पल को मैं कितने ऑप्शन दूंगा? बस 5, ठीक है। कि या तो एक ले लो या 2 ले लो, मैं वो वाला दिया ही नहीं कि 0 कि मैं लूंगा ही नहीं, सही है। 9 बनानास, अब यहाँ पे उसने कोई बात ही नहीं करी है तो 9+1, सही है। फिर ऑरेंज पे भी उसने कोई बात नहीं करी है तो 3+1, सही है। अब क्या यहाँ पे -1 करूँगा? कोई ज़रूरत नहीं -1 करने की, क्योंकि कोई दिक्कत है ही नहीं, हम एप्पल तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे किसी भी हालत में। अच्छा अगर यहाँ लिखा होता कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 बनाना, मानो ये लिखा होता तो क्या करते? तो फिर हम एप्पल से चॉइस दे देते फिर से कि मेरा मन में तो जो लेकर जाऊँ या ना लेकर जाऊँ, बनाना का पक्का ही 9 ही होगा, है ना? इसमें तो हम कोई लेंगे ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है, सही है। और इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 एप्पल एंड 1 बनाना आउट ऑफ 5 एप्पल्स, 4 बनानास एंड 3 ऑरेंजेस, ठीक है। तो इस बार उसने दोनों में कंडीशन दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? मिनिमम तुम 2 तो फल लेकर जाओगे, एक उसमें एप्पल होगा, एक बनाना होगा, ये तो श्योर है एकदम, इतना तो लेकर जाओगे ही जाओगे। तो अगर इसमें 5 एप्पल्स हैं, 4 बनानास थे और 3 ऑरेंजेस थे, तो हमें एप्पल और बनाना तो लेना ही लेना था, तो हम ले लेंगे 5 × 4 और फिर 3 ऑरेंजेस में चॉइस ले सकते हैं तो 3+1, सी। और -1 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 2 तो हैं अपने पास। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट आउट ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि एप्पल डिफरेंट हो गए, ठीक है। मतलब एप्पल्स को हम डिफरेंट मानेंगे कि 3 अलग एप्पल, एप्पल नंबर 1, एप्पल नंबर 2, एप्पल नंबर 3, सही। एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है और एक बड़ा है बहुत ज़्यादा, ऐसे मान सकते हो। फिर ऐसे बनानास भी इन्होंने 4 टाइप के दे दिए हैं, ठीक है। मतलब मान सकते हैं कि 4 डिफरेंट काइंड के मतलब काइंड ऑफ बनानास हैं। तो इसमें क्या करोगे? तो फिर से मैंने वही करा कि या तो मैं एप्पल लूँगा या नहीं लूँगा, चारों में से कोई भी। तो क्या था इसमें? 2 की पावर n, 2 की पावर n -1 था अगर एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन होती, पर हम तो यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। मतलब हमारा ऐसा है कि हम चाहे लें चाहे ना लें। तो इसमें क्या होगा? 2 की पावर 3, बस छुट्टी। फिर इसमें क्या होगा? इस वाले केस में, बनाना वाले केस में 2 की पावर 4। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कि ये तो वो हो गया ना कि अगर दोनों लोग रिजेक्ट कर दिया, दोनों ने ऐसा बोल दिया कि एप्पल नहीं लेंगे और कोई भी बनाना भी नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे? -1, सही है, सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि मैंने कोई भी एप्पल चूज़ नहीं किया और कोई भी बनाना चूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 किया है। फिर से सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 एप्पल फ्रॉम 5 डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल्स, 4 डिफरेंट ऑरेंजेस एंड 3 सेम काइंड ऑफ बनानास, ठीक है। ओके सो अगर 5 डिफरेंट एप्पल्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 5, सही है। और फिर ऑरेंजेस भी डिफरेंट है तो यहाँ पे होगा 2 की पावर 4। पर यहाँ पे जो बनानास हैं वो 3 मैंने बिल्कुल सेम लिए हैं, मतलब अलाइक लिए हैं। तो इस वाले केस में क्या करेंगे? 3+1, समझ गया होगा आई होप सो। और फिर अगर मैंने तीनों में रिजेक्ट कर दिया कि ना मैंने कोई बनाना लिया, ना मैंने ऑरेंजेस में से कोई भी ऑरेंज नहीं लिया और एप्पल भी कोई नहीं लिए, तो क्या करेंगे? -1, सही है। सेलेक्टिंग नन और एटलीस्ट 1 फ्रूट आउट ऑफ डिफरेंट 5 एप्पल्स, है ना। मतलब अब यहाँ पे एप्पल भी डिफरेंट है, ऑरेंज भी डिफरेंट है और बनाना भी डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 × 2 की पावर 4 × 2 की पावर 7। अब यहाँ पे मैं -1 नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा -1? क्योंकि उसने बोल दिया है कि नन भी अलाउड है, मतलब अगर तुम कुछ भी ना लेकर आओ घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ओके नाउ आउट ऑफ 5 अलाइक एप्पल्स, 5 डिफरेंट बनानास, 3 डिफरेंट ऑरेंजेस, टोटल वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट, इसका क्या आंसर होगा? सो आउट ऑफ 5 अलाइक एप्पल्स, तो अब तुम्हारे पास
हम लोगों ने एप्पल्स को तो लाइक ले लिया है और डिफरेंट लिए हैं बनाने इस बार, और ऑरेंजेस भी डिफरेंट लिए हैं, और तुम्हें बनाना है टोटल वेस्ट टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन। ठीक है, तो 2 की पावर सॉरी यहाँ पे एप्पल्स जो हैं वो अलाइक लिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5+1। सही है, और जो बनाना है उसके लिए आएगा 2 की पावर 5। सही है, और जो ऑरेंजेस है उसके लिए क्या आएगा 2 की पावर 3 आएगा उसके लिए। सही है। अच्छा, क्या यहाँ पर -1 करेंगे? बोलो, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा -1? क्योंकि इसमें हम लोगों ने तीनों में रिजेक्शन वाला हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसने बोल रखा है यहाँ पर कि एटलीस्ट 1 है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन के अंदर। सही है। 5 डिफरेंट ग्रीन डाइसेस मतलब जो पासा होता है ना, इस पर हम खेलते हैं वही। सो 5 डिफरेंट ग्रीन डाइसेस हैं हमारे पास, 3 डिफरेंट रेड कलर के डाइसेस हैं, 4 डिफरेंट ब्लू कलर के डाइसेस हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1, एक तो होना ही चाहिए। तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 और फिर एक -1 कर देंगे, सिंपल। ये मेरा ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में क्या रखा है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ब्लू एंड एटलीस्ट 1 रेड। अच्छा, मतलब एक ब्लू और एक रेड तो होना ही चाहिए, बाकी तुम देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लू के लिए हम क्या करेंगे? ब्लू के लिए और रेड के लिए क्या था? एक मिनट, ग्रीन के लिए तो उसने कुछ बोला ही नहीं है ना, ग्रीन के लिए तो उसने कुछ बोला ही नहीं, तो 2 की पावर 5। सही है। रेड के लिए उसने क्या बोला है कि एक तो होना ही चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 -1। ये एटलीस्ट 1 वाला मैंने कैसे यहाँ पे लिया? कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एटलीस्ट 1। ठीक है, चलो कहाँ गया? हाँ, तो 2 की पावर 3 -1, और फिर उसके लिए भी ये करेंगे। ब्लू वाले में भी उसने ये बोला कि एक तो होना ही चाहिए, तो 2 की पावर 4 -1। अब क्या मैं यहाँ पर टोटल में -1 करूँगा? नहीं, क्योंकि उसने ये बोला है कि एटलीस्ट 1 की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लू और रेड आना ही आना है अपने पास। सही है। 11th वाले में देख लेते हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अब ये देखो, ये बहुत ही सिंपल है। अब ये वाला देख लेते हैं, तो कैसे करेंगे इसको? पहले तो मैथमेटिक्स में अलग अलग करके लिख लो। तो MM ये दोनों सेम होते हैं, फिर हमारे पास AA आ जाता है। सही है, और बाकी हमारे पास डबल टी है ना, 2 बार टी है, बाकी सब तो डिफरेंट है। EM है ना, ICS, ये 5 लेटर तो डिफरेंट है, बाकी ये दो के हमारे पास अलाइक हैं। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है मानो 2 एप्पल हैं, 2 मैंगोज हैं। सही है ना, 2 टर्पाइंस हैं, जो भी है ना, ये कुछ 5 डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल उसी टाइप का, और हमें एटलीस्ट एक तो चाहिए। सही है, तो ये 2 वाला मैं लूँ चाहे ना लूँ, मेरा मन से ना कि मैं 2 M चूज़ करूँ ना करूँ, एक अल्फ़ाबेट चाहिए अपने को। तो सिमिलरली एक लिए भी यही कि लूँ चाहे ना लूँ, और फिर इसके लिए भी यही है 2+1, और फिर ये 5 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो 2 की पावर 5। मेरा मन में लूँ या ना लूँ, पर एक -1 कर देंगे कि एक तो चाहिए, तो है ना, हर किसी में हमने रिजेक्शन वाला केस हटा दिया इसमें से। सही है, तो बस ये इसका आंसर हो गया। तो ये एप्लीकेशन भी बढ़िया हो गई इसकी, है ना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो, 12th वाला, है ना। हम लोगों ने अभी 11 क्वेश्चन कर लिए इतनी देर में। अब ये जो 12th वाला क्वेश्चन है, ये अपना ट्राई करो। इसके इतने सारे पार्ट्स हैं, 12th क्वेश्चन A से लेकर के G तक के सारे पार्ट्स ट्राई करो, तो सब हो जाएंगे जहाँ तक। तो आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। जो पहला A है उसमें बोला गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस, यानी कि एक तो होना ही चाहिए। तो इसमें है क्या? एक्चुअली 4 बैग्स हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, है ना, B1, B2, B3, B4। और बोला गया B1 के अंदर हमारे पास सिर्फ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ टाइप 1, B2 के अंदर टाइप 2 के सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इसमें आइडेंटिकल है ना, तभी मजा आएगा क्वेश्चन के अंदर। सही है, और टाइप जो बैग 3 है उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो बैग 4 है उसके अंदर भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि बैग 1, बैग 2, इन दोनों के अंदर तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी टाइप, मतलब इसके अंदर टाइप 1 के हैं और इसके अंदर टाइप 2 के हैं। तो इन दोनों के अंदर मतलब ऑब्वियसली B1 और B2 में डिफरेंस है, पर B1 के अंदर जो है वो सारे के सारे सेम है। ऐसे मान लो B1 के अंदर N1 एप्पल्स हैं, इसमें लिखा हुआ है ना, N1 है B1 के अंदर, N2 है B2 के अंदर, मतलब चीज़ें, N3 चीज़ें हैं B3 के अंदर, N4 चीज़ें हैं B4 के अंदर। तो ऐसे मान लो हमारे पास N1 एप्पल्स हैं B1 के अंदर, फिर इसके अंदर मान लो ये N2 बनानाज है मान लो B2 के अंदर, और B3 B4 के अंदर N3 N4 कुछ चीज़ें हैं, और ये दे रखा है कि N1 जो है इस तरह से दे रखा है। सही है, ये कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक है, चलो बढ़िया है। हमसे क्या बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस। सही है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो तुम्हें हुई नहीं होगी, है ना, क्योंकि आइडेंटिकल का खेल है सारा का सारा। तो सबसे पहले हम लेंगे B1 से, है ना, ए का आंसर यहाँ देता हूँ। तो B1 में हमारे पास N1 चीज़ें हैं आइडेंटिकल, यानी कि N1+1, मेरा मन चाहे लूँ चाहे ना लूँ, बोलो, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर N2+1, है ना, बैग 2 में भी यही है कि मैं लूँ चाहे ना लूँ। यहाँ लिखा हुआ है बैग 1, ये लिखा हुआ है बैग 2, यहाँ बात करूँगा बैग 3 की, और यहाँ बात होगी बैग 4 की। अब बैग 3 में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 की पावर N3, सही है, मेरा मन चाहे लूँ चाहे ना लूँ। फिर 2 की पावर N4 ले या ना ले, और -1, जिसमें कि हमने सारे केसेस को हटा दिया जिसमें रिजेक्शन हो रहा है। बी वाले पार्ट को देख लेते हैं। बी वाले में क्या बोला गया? एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच बॉक्स, हर एक में से एक तो उठाना ही है। सही है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि पहले वाले से सिर्फ N1, फिर इसका N2,
इसका टू की पावर n3 माइनस वन, सही है। फिर टू की पावर n4 माइनस वन, है ना, काफ़ी सिंपल था ये वाला तो। अच्छा, सी में क्या दे रखा है, सेलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम B3, B3 से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेना, तो B1 से तो अभी भी वही है n1 प्लस वन, B2 से भी वही n2 प्लस वन, ले चाहे ना ले, B3 से कुछ लेना ही नहीं है, सही है। और B4 का क्या है, टू की पावर n4। अब अगर इन तीनों में ही रिजेक्शन हो गया तो क्या आंसर आएगा, माइनस वन, सही है। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे जीरो लिखेंगे क्या, ना 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 ना, समझे नहीं तुम, यही तो सारा खेल है कि जो हम बोलते हैं ना कि कुछ ना लेना, कुछ भी ना लेना, जैसे NC जीरो को वन बोला जाता है ना। तो इसका फिजिकल अगर तुम समझना चाह रहे हो, मतलब क्यों ऐसा बोला गया कि n में से कुछ भी चीज़ ना चुनने को हम लोग बोलते हैं कि एक तरीका है, ये एक तरीका है। उसका रीज़न क्या है, जैसे मैंने बोला B1 है तो B1 के लिए कितना आ रहा है n1 प्लस वन, B2 के लिए कितना आ रहा है n2 प्लस वन, B4 के लिए कितना आया टू की पावर n4, पर B3 के लिए कितना आएगा। अब B3 के लिए मैं यहाँ जीरो नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे वन, जिससे कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये रहे। अगर यहाँ जीरो लिख दोगे, मतलब अगर तुमने वो दिया तुम्हारा मन है ना, तो बोल दोगे कोई तरीका ही नहीं है ये तो, है ना, ऐसा थोड़ा ना हमने कुछ किया, थोड़ा ना हम तो खाली बैठे हुए थे, हमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, खड़े तक नहीं हुए, है ना, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो जीरो माना जाएगा, ठीक है। तो वन इसलिए लेते हैं जिससे कि ये कैलकुलेशन हमारा सही बैठ जाए, सही है। तो बस ये आंसर हो गया इसका। माइनस वन क्यों करा यहाँ पर, कि अगर तुमने B1 भी नहीं चुना, B2 भी नहीं चुना, है ना, और ये भी नहीं चुना, तो फिर कुछ सेलेक्ट ही नहीं हुआ, है ना, तो एक तो सिलेक्शन होना ही चाहिए ना कम से कम। अच्छा, अब डी में देख लेते हैं, डी क्या है। डी में बोला गया है सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम B3, यानी B3 से एक तो लेना ही लेना है, बाकी सबसे हमें मतलब नहीं। तो n1 प्लस वन और n2 प्लस वन, और B3 से इस बार एक लेना है, तो टू की पावर n3 माइनस वन, है ना, कि एक तो लेना ही लेना है। फिर उसमें से हमें मतलब ही नहीं, टू की पावर n4। अच्छा, अब मैं क्या इसमें से माइनस वन करूँगा, नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने एक तो B3 ले लिया है, तो वो वाला किसका भी होगा ही नहीं, इसमें सबके सब रिजेक्ट हो गए। अब ई वाला केस देख लेते हैं। ई वाले में क्या है, सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड B2। अच्छा, तो जो मेरा बैग वन, मतलब बॉक्स वन बॉक्स टू है, इन दोनों में से जो मैं नंबर ऑफ चीज़ें लूँगा वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने इसमें से कोई एक एप्पल उठाया तो इसमें से फिर मैं एक बनाना उठाऊंगा, अगर मैंने इसमें से दो एप्पल्स उठाए तो इसमें से फिर दो बनाना उठा जाएंगे। और ये कंडीशन पॉसिबल कब हो पा रही है, जब n2 जो होगा वो n1 से बड़ा होगा, सही है। मतलब अगर तुमने यहाँ पे 10 एप्पल उठा लिए तो इसके बाद भी 10 होने चाहिए, राइट। ऐसा ना हो जाएगा कि तुम्हारे पास, मानो ऐसा मान लो कि अगर ये होता कि n2 जो है वो n1 से छोटा होता, मान लो ऐसा होता, तो अगर तुम यहाँ पे 10 एप्पल उठा लेते और मान लो कि n2 की वैल्यू मान लो सिर्फ 9 होती और n1 की वैल्यू मान लो 10 होती, तो अगर तुमने यहाँ से 10 एप्पल उठा लिए तो तुम यहाँ से 10 उठा ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए ये कंडीशन देना बहुत ज़रूरी थी कि n1 इज लेस देन n2, सही है। फिलहाल तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर इसमें से एक उठाया तो बैग टू से में भी उठाएंगे, और अगर बैग वन में से दो उठाए तो इसमें से भी दो उठाएंगे। तो कितने केस बन सकते हैं, है ना, या तो तुम बैग वन से भी वन उठा लो, है ना, और उस मतलब यहाँ पे मैं केस बना के दिखा देता हूँ, या तो तुमने बैग वन से वन उठाया और बैग टू से भी वन उठा लिया, है ना, या, है ना, या ये मैं केस बना रहा हूँ, ठीक है। तो तुम या को लिख सकते हो, या या क्या हो सकता है कि बैग वन और बैग टू दोनों में हमने क्या उठाए, दो दो उठा लिए, या तीन तीन उठा लिए। ऐसे करते करते हम आखिरी तक आ जाएंगे n कॉमा n, सही बात है ना एकदम, है ना, सिंपल। अच्छा, n कॉमा n तक जाओगे या n1 कॉमा n1 तक जाओगे, n1 तक जाएंगे क्योंकि n1 छोटा है। क्या मैं यहाँ पे n2 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि अगर तुम बॉक्स टू से तो n2 निकाल लोगे, पर तुम इसमें से n1 नहीं निकाल पाओगे, है ना। तुम इसमें से मतलब पहले वाले से तुम n2 नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि n2 जो है वो क्या है, बड़ा है, राइट। तो हम क्या निकाल सकते हैं, n1 निकाल सकते हैं। यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, सोच के देखो। अगर तुम्हें बॉक्स वन में से एक निकालना है तो उसका कितने तरीके हैं, एक तरीका। अच्छा, इससे भी तुम्हें एक निकालना है, क्या कहते हैं, मतलब बॉक्स टू से भी एक निकालना है, तो ये सब मिला जुला के एक ही तो तरीका है, क्योंकि सब आइडेंटिकल है, सिंपल, राइट। अच्छा, अगर दो दो उठाने तो ये भी तो एक ही तरीका है बस इसको करने का। भाई ऐसे मान लो, ये रखिए दो वाइट चॉक्स, ये रखिए दो ग्रीन चॉक्स, ठीक है, ग्रीन चॉक्स रखी हुई है बॉक्स टू के अंदर, ठीक है, और ये रखा हुआ है बॉक्स वन के अंदर। तुमसे बोला गया है कि एक एक उठा लो, चलो मानो यहाँ पे तीन रखी हुई है, सिंपल। तुमसे बोला गया दो दो उठा लो, इस वाले किसकी बात हो रही है, तो तुम कोई भी दो उठा लो, मतलब तुमने ये वाली उठा ली या तुमने ये वाली उठा ली, सब एक ही तरीका माना जाएगा, सही है। और साइमल्टेनियसली तुमने इन दोनों में से भी कोई एक उठा ली, ये भी एक तरीके से हो सकता है। इसमें मुझे दूसरा तरीका करके दिखाओ, ये एक ही तरीका, ये ऐसा नहीं कि वन प्लस वन कर देंगे यहाँ पर, या वन मतलब यहाँ पे समझ गया ना, ये वन प्लस वन नहीं हो रहा है ये, सही है। कुछ लोग इसका आंसर टू लिखा है, सही है ना। देखो क्या बात हो रही है, फिर वाला कैसे है ना, यहाँ पे पहले तुमने बॉक्स वन से दो उठाए, बॉक्स वन से दो उठाने के कितने तरीके, एक तरीका, फिर मतलब मल्टीप्लाई, फिर बॉक्स टू से दो उठाए, वो कितने तरीके से हो सकते हैं, वन, तो वन इंटू वन वन, राइट। तो दो कॉमा दो एक तरीके से हो सकता है, तीन कॉमा तीन भी एक तरीके से हो सकता है, ऐसी एन कॉमा एन भी कितने तरीके से होगा, एन तरीके से। क्योंकि यहाँ पर या है तो या की वजह से क्या आएगा, प्लस, या की वजह से प्लस। अब ये क्या है, वन टू, फिर बीच में क्या आएगा, थ्री फोर, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, एन तक। तो अगर मैं बोलूँगी कितने वन लिखे हुए हैं, तो तुम क्या बोलोगे, एन वन लिखे हुए हैं ये, राइट। तो एक तरीके से एन तरीकों से, एन नहीं सॉरी एन वन लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना, एन वन। तो n1 तरीकों से मैं बॉक्स वन और बॉक्स टू से इक्वल नंबर ऑफ वो निकाल सकता हूँ, राइट। तो n1
N1 क्या आ गया ये, N1 ने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों को समेट लिया। बॉक्स 3 में तो अब कुछ दे नहीं रखा है, तो हम क्या बोलेंगे 2 की पावर N3 -1, सॉरी -1 नहीं, सही है। तो पैराबोर्ड तो मैं हटाऊँ यहाँ से -1 वाला केस, क्योंकि उसने मुझे बॉक्स 3 के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा है, तो मेरा वन चाहे लूँ चाहे ना लूँ। फिर यहाँ पर भी होगा 2 की पावर N4। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन को जैसे लिखा है, सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड B2, तो इसमें ये तो क्या लिखा नहीं है एटलीस्ट 1 या नहीं, तो मेरे को एक और केस कंसिडर करना चाहिए था 0,0 वाला, राइट, कि मैंने बॉक्स 1 से भी कुछ नहीं उठाया, मैंने बॉक्स 2 से भी कुछ नहीं उठाया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ई क्या हो जाएगा N1 + 1, ये 1 कहाँ से आ रहा है 0,0 वाले केस से, जिसमें मैंने दोनों से कुछ भी नहीं उठाया, सही है, क्योंकि कुछ ना उठाने का एक तरीका, फिर जो दूसरा बॉक्स 2 है उसमें से भी कुछ ना उठाने का एक तरीका, तो वो भी एक तरीका ही है ना, 0 0 से लोगों को लगता है 0 आ जाएगा इसके अंदर, तो N1 + 1 हो गया। अब देखो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ना उठाऊँ, इसमें से भी कुछ ना उठाऊँ, इसमें से भी कुछ ना उठाऊँ, तो इसलिए -1 करना पड़ेगा, सही है। इसी का एक दूसरा पार्ट क्या बन सकता है, जिसमें वो मुझे ये दे देता, जिसमें वो क्या दे सकता था कि सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड B2 एटलीस्ट 1 कहीं लिखा हुआ होता है यहाँ पर ना, कि एक तो उठाना ही उठाना है, सही है। एक तो उठाने का मतलब क्या है, कि अगर तुमने बोल दिया कि B1 से एक उठाना है, तो B2 से तो ऑटोमेटिकली एक उठेगा। अगर एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन दे रखी होती तो इसका क्या आंसर होता, तो इसका आंसर होता सिंपल सा N1 होता, पहले वाले ब्रैकेट में, पहले वाले में तो N1 होता सिर्फ, है ना, क्योंकि 0 वाला केस अलाउ ही नहीं होता फिर इसमें। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 2 की पावर N3, 2 की पावर N4, और यहाँ पर फिर तुम -1 करते, ठीक है। इस वाले केस में, सॉरी, इस वाले केस में -1 नहीं करेंगे, एक मिनट, हाँ, अब -1 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ से 2 तो उठा ही रहे हो ना, एक B1 से एक B2 से, वो तो हमारे कन्फर्म आ रहे हैं एकदम, तो -1 करने की जरूरत नहीं, तो ये आंसर हो जाता है इसका, सही है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब ज़रा F पे आ जाते हैं, तो F वाले पार्ट में क्या लिखा है उसने, सेलेक्टिंग 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम B2 देन फ्रॉम B1, अच्छा 1 ऑब्जेक्ट मोर फ्रॉम B2 देन फ्रॉम B1, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लो B1 से तुमने उठाया 1, तो यहाँ से कितने उठा के 2, ठीक है। और 0 वाला केस में क्या होगा कि तुमने पहले वाले से उठाया 0, यहाँ से उठाया तुमने 1, सही, और लगा हुआ है, और यहाँ पे भी लगा हुआ है, और फिर यहाँ क्या होगा 2,3, फिर ऐसे करते करते आखिर तक आ जाएंगे N1 से लेकर के, है ना, N1, N1 + 1 तक, सही है। अब ये टोटल कितने लिखे हुए हैं, देखो 1 2 ऐसे करते करते N1 तक, पर एक 0 वाला केस भी है, तो टोटली कितने लिखे हुए हैं N1 + 1 लिखा हुआ है ये, सही है। तो एक तरीके से ऊपर और नीचे वाले का आंसर सेम आ गया, है ना, तो इसका भी आंसर वही हो गया 1 + N1, और फिर उसके लिए कोई बात ही नहीं बोली है, 2 की पावर N3, सही है, 2 की पावर N4 -1, सेम आंसर आ गया इसका। पर सेम आंसर का मतलब ये नहीं कि कंडीशन सेम, राइट, कंडीशन तो डेफिनेटली डिफरेंट थी, उसमें बोला कि सेम होना चाहिए, और इसमें बोला कि एक ज़्यादा होना चाहिए। जी में देखते हैं क्या क्या बोला है उसने, जी में बोला है सेलेक्टिंग इक्वल ऑब्जेक्ट फ्रॉम B2 एंड B4, ठीक है। तो B2 में अलाइक ऑब्जेक्ट है, सही है, मतलब मैंने ऐसा बोला कि अगर मैं B2 से 0 उठाऊँ और B4 से भी मैं 0 उठाऊँ, राइट, या मैं इसमें से 1 उठाऊँ, इसमें से भी 1 उठाऊँ, है ना, ऐसी तो जाएगा, ऐसी तो जाएगा। और फिर कहाँ तक उठा सकते हो तुम भाई, B2 में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम N2, और B4 में कितने हैं N4, तो डेफिनेटली N2 तक उठा सकते हो तुम। अगर मैं ये बोलूँगा कि यार B4 से N4 उठा ले, तो तुम फिर B2 से N4 तो उठा नहीं पाओगे, क्योंकि N4 ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसके अंदर, है ना, तो तुम मैक्सिमम N2 तक जा सकते हो, सही, तो तुम 0 से लेकर के N2 तक जा सकते हो, N2, N2। पर यहाँ पे एक डिफरेंट खेल है, बहुत बढ़िया खेल है। देखो यहाँ बात हो रही है बॉक्स 2 एंड बॉक्स 4 की। बॉक्स 2 में अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉक्स 2 में अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे समझते हैं इसको कि बॉक्स 2 में से अगर तुम्हें 0 ऑब्जेक्ट भी उठाने हैं तो वो एक तरीके से हो सकता है, ठीक है, और बॉक्स 4 में भी अगर तुम्हें कुछ नहीं उठाना तो वो तो एक तरीके से होगा, या फिर उसको हम बोल देंगे NC0 बेसिकली एक तरीके से, राइट। और मल्टीप्लिकेशन का साइन तो इसमें होगा ही, है ना, कि एक इससे उठाया, फिर एक इससे उठा, मतलब सॉरी, एक ना उठाने का तरीका एक, फिर इससे भी कुछ भी ना उठाने का तरीका NC0 यानी कि 1 ही है ये भी, प्लस ये और की वजह से, फिर अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सही है 1, ये बॉक्स 2 है। बॉक्स 2 में एक उठाने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है। फिर अब बॉक्स 4 में अगर तुम्हें एक उठाना है तो N में से एक चुनना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट है ये चीज़, समझो यहाँ पे ये अलाइक की बात हो रही है इसलिए 1 था इसका आंसर, पर यहाँ पे डिफरेंट की बात हो रही है, राइट। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है यहाँ पर। फिर प्लस में देखते हैं, फिर से आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे एक दूसरा केस ले लेते हैं 2,2 वाला। तो बॉक्स 2 में अगर तुम्हें 2 एलिमेंट चाहिए तो ये भी एक तरीके से होगा, क्योंकि अलाइक है, राइट। फिर अगर तुम्हें बॉक्स 4 में से 2 एलिमेंट चाहिए तो वो कितने तरीके से होगा, NC2, राइट। और ये ऐसी कहाँ तक जाएगा, ये ऐसी कहाँ तक जाएगा, अच्छा यहाँ पे N मत लिखो, यहाँ पे लिखो तुम N2, ये इस पर N2 है, N तो कुछ है ही नहीं, है ना, N2 है यहाँ पे, ये जाएगा कहाँ तक, N2 तक। तो फिर से अगर तुम्हें बॉक्स 2 से अगर तुम्हें N2 एलिमेंट चाहिए तो वो कितने तरीके से होंगे, एक तरीके से। फिर जो बॉक्स 4 से अगर तुम्हें N2 चाहिए तो वो कितने तरीके से होंगे, N2C N2।
तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? इसका फाइनल आंसर हो गया कुछ 1 इंटू एन टू सी ज़ीरो प्लस एन टू सी वन फिर एन टू सी टू, क्योंकि ये 1 1 तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, है ना, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे ही आखिरी में एन टू सी एन टू। ये हमारा पूरा हो गया बॉक्स 2 और बॉक्स 4 का कंपैरिजन। अच्छा, बॉक्स 1 के लिए क्या लिखोगे? बॉक्स 1 के लिए उसने कुछ दिया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा? n1 + 1। और फिर उसके लिए क्या बोलेंगे? बॉक्स, क्या नाम है उसका बॉक्स का? बॉक्स 3। बॉक्स 3 के क्या लिखोगे? 2 की पावर n3। यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक -1। -1 क्यों लगाया? कि अगर यहाँ से कुछ भी नहीं उठाया तो -1 तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसमें एक और कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिसमें मैं दोनों डिफरेंट ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 अलाइक वाले ले लिए, कौन से? B1 और B2। फिर मैंने दिखा दिया जिसमें एक अलाइक और एक डिफरेंट है, यानी कि B2 और B4। अब एक केस वो वाला भी ले सकते हो तुम, जिसमें तुम H पार्ट लिख सकते हो अपना। H पार्ट है जिसमें मैं B3 एंड B4 को कंपेयर कर रहा हूँ, सही ना? B3 एंड B4, सही है। H पार्ट B3 एंड B4। तो अब B3 और एंड B4 में क्या होगा कि दोनों ही डिफरेंट वाले हैं, राइट? तो अगर मैं इसमें ले लूँ 0,0 वाला केस, फिर आएगा प्लस में 1,1 वाला केस, फिर क्या आएगा 2,2 वाला केस, एंड ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा n3,n3 तक। समझ गया होगा अभी अब, सही है? तो इसकी वजह से मेरे पास आंसर में ये आने वाला है। इसकी वजह से क्या आएगा? पहले ये है B3, ये है B4। तो B3 में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और B4 में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा हाँ, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे गलती कर दी ना, यहाँ पे n2 थोड़ा ना होगा, है ना? कि जो मैंने ये G वाला पार्ट सॉल्व किया था, इसमें n2 नहीं होगा, इसमें n4 होगा, क्योंकि तुम B4 में तो n4 थे ना। मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो गया, एक मिनट। तो यहाँ n4 होगा, सही। और यहाँ पर भी हर जगह पे n4 होगा, क्योंकि हम n4 में से एक चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट? कि B4 के अंदर तो n4 एलिमेंट्स है ना, तो n4 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 और सिलेक्शन n2 तक होगा, सही है। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं। ये 0 है, तो यानी कि मैं n3 में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, फिर n4 में से भी मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, प्लस। अब 1,1 वाला कैसे देख सकते हैं? तो 1,1 वाले में क्या होगा कि तुमने n3 में से एक चूज़ कर लिया, फिर तुमने n4 में से भी एक चूज़ कर लिया, प्लस। अब 2,2 वाले में क्या होगा कि तुमने n3 में से 2 ले लिए, फिर n4 में से भी तुमने 2 ले लिए, और ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे तक। आगे तक क्या होगा कि तुमने n3 में से तो n3 ही ले लिया पूरे के पूरे, और n4 से मतलब इसमें से भी तुमने n3 ले लिया। तो ये तुम्हारा पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। ये किस चीज़ का है? ये तुम्हारा बॉक्स 3 और बॉक्स 4 का है। और तुम्हारा जो वो है बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, उसका क्या होगा? n1 + 1 इंटू n2 + 1 -1 तो करना ही पड़ेगा, सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोला किस ले लूँ जिसमें उसने ये बोल दिया कि एटलीस्ट एक तो लेना ही लेना है, तो ये 0 वाला हट जाएगा, 0 वाला हट गया तो ये वाला हट जाएगा, और अगर ये हट गया तो फिर ये -1 भी हट जाएगा। समझ गए होगा आप सब, ठीक है। अच्छा, ये जो इतना गंदा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे आया था तुम्हारे सामने, सही है, इसको बहुत ही आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर वो हम सब सीखेंगे कहाँ पर? बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। उसमें एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो उसको अगर मैं तुम्हें एकदम से स्टार्ट कर देता ना बाइनोमियल थ्योरम, तो जब मैं तुम्हें ये सब करा रहा होता तो तुम्हें लगता है क्या फालतू की चीज़ करा रहे हो, कि क्या सेंस बनता है इस चीज़ का, राइट? ये कराई क्यों है? पर अब तुम्हें समझ में आएगा जब वहाँ पर कराया जाएगा इस टाइप की चीज़ें कि NC1 फिर मतलब एक NC1 चल रहा होगा साथ में, और एक और कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसी तरीके से चल रहा होगा कि 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ साथ में, सही है। तो वहाँ पे फिर मैं इस टाइप की चीज़ें लूँगा, सही है, कि PNC में तुमने देखा होगा कि ये कैसे यूज़ होता है। तो फिलहाल ये 12th वाला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इसने सबसे ज़्यादा टाइम ले लिया, पर फिर भी शायद सारे पार्ट्स इसी अकेले से रिवाइज हो गए काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये इसका फिलहाल फाइनल आंसर है। अभी तो यही फाइनल आंसर है इसका। अभी क्या, बल्कि अब तो यही आंसर है, क्योंकि n3 और n4 के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर इसके बारे में पता हो कि n3 क्या है, n4 क्या है, तब हम बाइनोमियल थ्योरम का कुछ काम कर सकते हैं इसमें। पर ऑब्वियसली बात है, किसी ना किसी क्वेश्चन में दे देगा वो। उसमें क्या, वो बोल देगा n1 के अंदर 10 है ना, n2 तुम्हारा मानो 12 है, और वो तुम्हारा 13 है, मान लो वो तुम्हारा 15 है ना। तब ये क्वेश्चन बड़े आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया आखिरी टाइप सॉर्ट ऑफ कि अलाइक और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब अगले लेक्चर में हम लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब ये क्वेश्चंस जो लिए हैं टोटल, ये तो मैं दिखाता हूँ, ये टोटल 19 क्वेश्चंस थे, है ना, कितने 19, पर इनका कलेक्शन ढूंढने में एक दिन लग गया पूरा, सही है। तो अब ये देखते हैं, ये शायद जहाँ तक 2-3 घंटे की क्लास बन जाएगी अकेले के लिए, सही। पर ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो।